बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस एजुकेशनल वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 को सोल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज ओवरऑल 5 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है और ये एक्सरसाइज बिलोंग करती है कम्प्लेक्स नंबर से। कम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर को कहा जाता है जो कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। दुनिया के अंदर तकरीबन हर नंबर एक रियल नंबर होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इर्रेशनल, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। अलबत्ता कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम रियल नंबर्स की तरह नहीं लिख सकते, उन्हें इमेजिनरी नंबर कहा जाता है और इमेजिनरी नंबर को हम एक सिंबल आयोटा से ज़ाहिर करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से ज़ाहिर किया जाता है और कम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म कि जिसके अंदर a प्लस आयोटा b, ये कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। और दूसरा तरीका होता है z इज़ इक्वल टू a कोमा b, ये कम्प्लेक्स नंबर्स की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहलाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर a और b ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट होता है जो कि इमेजिनरी नंबर को ज़ाहिर कर रहा होता है। लेकिन अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे तो ऐसा पार्ट जिसके अंदर सिर्फ रियल नंबर हो वो पार्ट कहलाता है रियल पार्ट। और रियल पार्ट को हम आर ई जेड से ज़ाहिर करते हैं, आर कैपिटल ई स्मॉल, और जेड से मुराद कम्प्लेक्स नंबर यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और ऐसा पार्ट कि जिसके अंदर एक इमेजिनरी नंबर हो यानी कि आई और दूसरा रियल नंबर हो, तो ये पूरा का पूरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। और इमेजिनरी पार्ट को हम आई एम जेड से ज़ाहिर करते हैं, आई कैपिटल एम स्मॉल, और जेड से मुराद कम्प्लेक्स नंबर यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स का इमेजिनरी पार्ट। और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ज़रूरी नहीं कि रियल पार्ट पहले आए, ऐसा भी हो सकता है कि इमेजिनरी पार्ट पहले आए और रियल पार्ट बाद में आए, यानी कि आयोटा बी प्लस ए। बस आपने ये याद रखना है कि अगर किसी नंबर के साथ आयोटा मौजूद नहीं है तो वो रियल पार्ट कहलाता है, और किसी नंबर के साथ आयोटा मौजूद है तो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने का तरीका है। ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स को ए बी की सूरत में लिखा जाता है। इसमें प्लस माइनस वगैरह का साइन नहीं होता। पहला जो नंबर होता है ये रियल पार्ट कहलाता है और दूसरा नंबर इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ये फॉर्म कहलाती है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म और ये फॉर्म कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। और कम्प्लेक्स नंबर्स को हम इन दोनों फॉर्म्स के अंदर लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर्स का एक मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट बता दिया है, लेकिन हमेशा की तरह एक्सरसाइज 1.5 की भी हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई हुई है कि जिसके अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है और ये भी बताया है कि कम्प्लेक्स नंबर्स की डिस्कवरी किस तरह हुई, यानी ऐसा कौन सा मौका था जब कम्प्लेक्स नंबर्स वजूद में आए। तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख लें, इस तरह आप कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में मज़ीद बहुत कुछ जान सकेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि इन तमाम पार्ट्स को जो कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर गिवन है, इनको आपने कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो सोल्व करने का तरीका ये है कि आप पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को उतार लेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। सेकंड स्टेप के अंदर ये करना है कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का पहला नंबर रियल पार्ट होता है और दूसरा नंबर इमेजिनरी पार्ट होता है। तो पहले नंबर 1 को हम a के बराबर कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे नंबर नंबर 2 को हम b के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन कर देंगे जो कि है a प्लस आयोटा b, क्योंकि हमें इस ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है, तो इसलिए ये मेंशन करना ज़रूरी है। अब इन वैल्यूज़ को यानी 1 2 को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख देंगे। तो a से मुराद 1 है तो 1 लगा देंगे। इसके बाद प्लस का साइन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर गिवन है। इसके बाद है आयोटा b, तो हम लिख देंगे 2 आयोटा। अगर कोई लेटर हो कि जैसे ए बी सी डी, तो इससे पहले आयोटा लगाया जाता है, आयोटा बी, आयोटा सी वगैरह। और अगर कोई कांस्टेंट कोई नंबर हो तो आयोटा इसके बाद आता है, जैसा 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा। तो ये चीज़ भी आपने याद रखना है। तो इस तरह पहले पार्ट को हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से कम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो कि होती है ए प्लस आयोटा बी के अंदर चेंज कर दिया है। तो ये सारे पार्ट्स इसी तरह चेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। पार्ट 2 है 2 and 2। पहला नंबर रियल पार्ट होता है, इसको हम a के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। दूसरा नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का इमेजिनरी पार्ट होता है, इसको हम b के बराबर कंसीडर कर लेते हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन कर देते हैं जो कि है a प्लस आयोटा b। अब इन वैल्यूज़ को इस फॉर्म के मुताबिक लिख देते हैं। a से मुराद 2 है तो 2 लगा देंगे, फिर प्लस का साइन और आयोटा b से मुराद 2 और ये हो जाएगा 2 आयोटा। दूसरा पार्ट भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो चुका है। अब मज़ीद पार्ट्स को सोल्व करते हैं। पार्ट 3 0 एंड 4 सेम मेथड से सोल्व करेंगे। पहले नंबर को a के बराबर कंसीडर कर लेंगे, दूसरे नंबर को b के बराबर। स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन कर देंगे जो कि है a प्लस आयोटा b। a से मुराद 0 है, a की जगह 0 लगा देते हैं, प्लस का साइन और फिर आयोटा b से मुराद 4 तो हम लिख देंगे 4 आयोटा। और बच्चों यहाँ पर a से मुराद 0 है, तो अगर कोई नंबर 0 आ जाए, चाहे वो रियल नंबर हो चाहे वो इमेजिनरी नंबर हो, तो फिर ये नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 0 हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे जो कि है 4 आयोटा। तो पार्ट 3 को भी हमने सोल्व कर लिया है कि जिसके अंदर आपने एक नई चीज़ सीखी है कि अगर कोई पार्ट 0 के बराबर आ जाए तो वो हम नहीं लिखते, सिर्फ नॉन ज़ीरो यानी जो ज़ीरो नहीं होता उस पार्ट को हम लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पे 0 रियल पार्ट था तो हमने 0 नहीं लिखा, और 4 आयोटा एक नॉन ज़ीरो पार्ट था तो इसलिए हमने 4 आयोटा को लिख दिया है। पार्ट 4 को सोल्व करते हैं जो कि है -1 और 1। सेम मेथड से पहले नंबर को a के बराबर कंसीडर कर लेंगे, दूसरे नंबर को b के बराबर। स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन कर लेते हैं जो कि है a प्लस आयोटा b। a से मुराद -1 लिख देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, आयोटा b से मुराद 1 और 1 आयोटा। और बच्चों आप जानते हैं कि जब भी कोफिशिएंट 1 आ जाए तो फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे आयोटा। तो आंसर हमारा आ चुका है -1 प्लस आयोटा। इस क्वेश्चन के अंदर भी एक नई चीज़ है, वो ये कि आपने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, तो अलजेब्रा के अंदर एक एक्सप्रेशन जैसे आप लिखते हैं 2a प्लस 1b, तो फिर हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि अगर कोफिशिएंट 1 हो तो फिर 1 हम नहीं लिखते, तो यहाँ पर आयोटा के साथ भी कोफिशिएंट चूँकि 1 आ रहा है तो इसलिए 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने 1 इसलिए लिखा है कि ये 1 कोफिशिएंट नहीं है, बल्कि ये 1 एक कांस्टेंट है। तो अगर आप कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को इन बेसिक चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप हमें मैसेज करें, कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जाएंगे। तो पार्ट 4 सोल्व हो चुका है, अब सोल्व करते हैं बाकी पार्ट्स को। पार्ट 5 -2 एंड 0 सेम मेथड से पहले नंबर a के बराबर, दूसरा नंबर b के बराबर। स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन कर देंगे a प्लस आयोटा b, क्योंकि हमें इस ऑर्डर पेयर फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना है। a से मुराद -2, a की जगह -2 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे, आयोटा b से मुराद 0 और b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि b की जगह 0 मौजूद है। और जब भी कोई नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो ख़ुद 0 हो जाता है। तो 0 आयोटा इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 0 हो चुका है, और पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर कोई पार्ट 0 के बराबर हो जाए तो फिर हम वो पार्ट नहीं लिखते। तो यहाँ पर हम सिर्फ -2 यानी कि रियल पार्ट को लिखेंगे, क्योंकि ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है। तो पार्ट 5 का आंसर आया -2। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 6 -3 और 4। पहले नंबर को a के बराबर कंसीडर करना है, दूसरे नंबर को b के बराबर। स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन करनी है जो कि होती है a प्लस आयोटा b। a से मुराद -3, a की जगह -3 लिख देंगे, प्लस का साइन लगा देते हैं, आयोटा b से मुराद 4, और अगर कोई नंबर आ जाए तो फिर हम नंबर के बाद आयोटा लगाते हैं, तो -4 प्लस 4 आयोटा। और ये सारे परफेक्ट आंसर्स हैं, बुक के अंदर ये सारे आंसर मौजूद हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम 6 पार्ट सोल्व कर लिए गए हैं। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आइडेंटिफाई यानी कि पहचानना है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि a प्लस आयोटा b की सूरत में होती है। यहाँ पर आपने सिर्फ ये चीज़ देखना होता है कि एक पार्ट की जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर शामिल है, यानी कि इमेजिनरी आयोटा का साइन मौजूद नहीं है, तो वो पूरा का पूरा पार्ट रियल पार्ट कहलाता है। जिस तरह यहाँ पे 1 है, 1 के साथ आयोटा का साइन मौजूद नहीं है, तो ये 1 रियल पार्ट कहलाएगा। और
यहाँ पर आप देखें तो आयोटा का साइन मौजूद है, 2 के साथ आयोटा का साइन मौजूद है, तो जिस नंबर के साथ आयोटा का साइन मौजूद है तो वो पूरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो 1 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है। तो इस मेथड से हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के इन पार्ट्स को सोल्व करते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक दफ़ा हमें क्वेश्चन को उतार लेना है। यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले देखते हैं रियल पार्ट, 1 के साथ कोई आयोटा का साइन मौजूद नहीं, तो 1 रियल पार्ट हो जाएगा और रियल पार्ट को हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर, यानी कि रियल पार्ट की सिंबल होती है REZ, कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। R कैपिटल लिखना है और E स्मॉल लिखना है। रियल पार्ट है 1। और सेकंड नंबर पे इमेजिनरी पार्ट की सिंबल होती है IM और ब्रैकेट में Z, I कैपिटल M स्मॉल और Z से मुराद कम्प्लेक्स नंबर्स का इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट के लिए आप देखें तो 2 के साथ आयोटा मौजूद है, तो ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ पर आपने आयोटा का साइन नहीं लगाना, आपने इमेजिनरी पार्ट के अंदर सिर्फ नंबर लिखना है जो कि आयोटा के साथ मौजूद है। तो आयोटा के साथ 2 मौजूद है, तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट 2 हो गया। यहाँ पे आपने आयोटा का साइन नहीं लगाना। अगर तो आयोटा का साइन किसी नंबर के साथ मौजूद है, जिस तरह 2 आयोटा, तो वो पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा और आप सिर्फ नंबर लिखेंगे, आयोटा का साइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि आयोटा से मुराद इमेजिनरी नंबर ही होता है, इसलिए आयोटा अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। और रियल नंबर जिसके साथ आयोटा का साइन मौजूद नहीं, वो पार्ट हमारा रियल पार्ट कहलाता है। पार्ट 1 के बाद अब पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। पार्ट 2, 9 आयोटा प्लस 4। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 आयोटा यानी कि आयोटा का साइन पहले मौजूद है, तो चूँकि आयोटा 9 के साथ मौजूद है, 9 एक रियल नंबर, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर, लेकिन आयोटा की वजह से ये पूरा का पूरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। और 4 के साथ चूँकि आयोटा का साइन मौजूद नहीं, तो ये एक रियल नंबर कहलाएगा। यहाँ पर उन्होंने आपको इमेजिनरी पार्ट पहले दे दिया और रियल पार्ट दूसरे नंबर पे दे दिया। और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप इमेजिनरी पार्ट भी पहले लिख सकते हैं और रियल पार्ट भी पहले लिख सकते हैं। लेकिन जो दूसरी फॉर्म होती है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, इसके अंदर पहला पार्ट रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी ही होता है। पहले हम रियल पार्ट लिखेंगे और रियल पार्ट हमारे पास है 4 के बराबर, क्योंकि 4 के साथ कोई आयोटा का साइन मौजूद नहीं। और इमेजिनरी पार्ट 9 है, क्योंकि 9 के साथ आयोटा का साइन मौजूद है। पार्ट 2 भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब मज़ीद पार्ट्स को इसी मेथड से सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3, -5 और 6, ये फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर गिवन है। यहाँ पर प्लस का साइन मौजूद नहीं और आयोटा का साइन भी मौजूद नहीं, तो कम्प्लेक्स नंबर्स की ऐसी फॉर्म को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहते हैं, जो कि सिंपल A और B पर मुश्तमिल होती है। और इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर जो पहला नंबर A होगा वो आपका रियल पार्ट कहलाता है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम B कहते हैं, और B हमेशा इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। कौन सी फॉर्म के अंदर? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 6 के बराबर आ चुका है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर हमेशा तरतीब होती है कि पहले रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपने आयोटा का साइन देखना है। जिसके साथ आयोटा का साइन मौजूद है वो इमेजिनरी, और जिसके साथ आयोटा का साइन मौजूद नहीं वो रियल पार्ट। यही फ़र्क होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर और एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर। पार्ट नंबर 4 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आयोटा का साइन मौजूद है, और जिस नंबर के साथ आयोटा का साइन मौजूद होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, और जिसके साथ आयोटा का साइन मौजूद नहीं होता वो रियल पार्ट कहलाता है। तो ये -1, इसके साथ आयोटा का साइन मौजूद नहीं, तो -1 रियल पार्ट कहलाएगा। तो रियल पार्ट -1 है। और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर देखें तो सिर्फ माइनस आयोटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि अगर किसी नंबर के साथ कोफिशिएंट मौजूद ना हो तो इससे ये मुराद होता है कि उसके साथ 1 मौजूद है, और 1 हम लिखते नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट -1 है, क्योंकि -1 इस आयोटा का कोफिशिएंट है, और अगर किसी नंबर का कोफिशिएंट 1 आ जाए तो फिर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इंशाल्लाह आपको ये सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट्स 5 और 6 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि आयोटा का साइन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर B से पहले यानी सेकंड पार्ट B होता है, A प्लस आयोटा B, ये यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो A के बाद और B से पहले सिर्फ एक साइन मौजूद होता है,
लेकिन यहाँ पर दो साइन मौजूद हैं, माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ए पहला नंबर जो कि ए होता है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 3/4 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस के बराबर आ जाता है, तो ये आ जाएगा 4/5 आयोटा। अब ये टर्म सोल्व हो चुकी है। अब हम इसके रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो पहला पार्ट -3/4, इसके साथ आयोटा का साइन मौजूद नहीं, तो इसका ये मतलब है कि ये एक रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को हम मेंशन करेंगे RE स्मॉल z के साथ, और ये हमारे पास है -3/4 के बराबर। और इमेजिनरी पार्ट जिसको हम मेंशन करते हैं IM × z, और आयोटा चूँकि 4/5 के साथ मौजूद है तो ये 4/5 इमेजिनरी पार्ट हो गया, शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट पार्ट नंबर 6 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6, 2 आयोटा -1। बहुत आसान क्वेश्चन। आयोटा 2 के साथ मौजूद है तो ये मालूम हुआ कि ये एक इमेजिनरी पार्ट है, और -1 के साथ आयोटा का साइन मौजूद नहीं तो ये एक रियल पार्ट है। तो पहले रियल पार्ट लिखेंगे, REZ रियल पार्ट का सिंबल है जो कि बराबर है -1 के, और इमेजिनरी पार्ट 2 के साथ आयोटा मौजूद है तो ये पूरा का पूरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो गया। और हम यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखेंगे 2, आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आयोटा से मुराद इमेजिनरी नंबर ही होता है। तो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 की भी सारे पार्ट्स को सोल्व कर लिया है, जिसके अंदर हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट एक ऐसी टर्म को कहा जाता है कि जिसके अंदर हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं, यानी कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर्स में हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को चेंज कर देंगे। प्लस के अंदर होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि 3 एक रियल पार्ट है और 2 आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस का साइन मौजूद है। तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम इसको माइनस में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 2 आयोटा। तो कॉन्जुगेट के बारे में पहली बात जो आपने याद रखना है वो ये है कि हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन रियल पार्ट पर कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि एक कॉन्जुगेट को एक बार से ज़ाहिर किया जाता है। इस तरह की जो बार होती है इससे कॉन्जुगेट को डिनोट ज़ाहिर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कम्प्लेक्स नंबर जो कि A + आयोटा B के बराबर है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम इस Z के ऊपर बार लगा देंगे, और यहाँ पर A + आयोटा B, यहाँ पर A एक रियल पार्ट है और आयोटा B एक इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉन्जुगेट के अंदर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में, तो Z का कॉन्जुगेट आ जाएगा A - आयोटा B। तो कॉन्जुगेट कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें आपने याद रखना है। पहली चीज़ ये कि आप इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करेंगे, रियल नंबर पर कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं होता। और नंबर 2 ये कि जब भी आप कॉन्जुगेट लेंगे तो जिस नंबर का आप कॉन्जुगेट लेंगे उसको आप इस बार से ज़ाहिर करेंगे। अभी हम क्वेश्चन 3 को सोल्व करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कॉन्जुगेट मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। पार्ट नंबर 1, 3 + 2 आयोटा, इस पार्ट का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने इस एक्सप्रेशन को z के बराबर कंसीडर कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट z = 3 + 2 आयोटा। आप चाहें तो आप इसको z1, z2, z3 के बराबर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको z के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, ये पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप के अंदर आपने इन दोनों पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। z के ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे, कॉन्जुगेट को हम बाहर से ज़ाहिर करते हैं, और इसी तरह 3 + 2 आयोटा पर भी कॉन्जुगेट लगा देंगे। इस z का हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसके हम साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा है, 2 आयोटा के साथ प्लस का साइन मौजूद है, तो इस प्लस को हम चेंज कर देंगे माइनस के अंदर। तो हमने इस एक्सप्रेशन का जो कि थी 3 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लिया है जो कि बराबर आ रहा है 3 -
2 आयोटा के। तो ये पार्ट 1 का परफेक्ट आंसर है। बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद हैं। सारे पार्ट्स इसी मेथड से होंगे। आपने इन सारे मेथड्स को अच्छी तरह याद कर लेना है। अभी पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 0 - 7 ये एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आयोटा का साइन मौजूद नहीं। और ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर आपने याद रखना है कि पहला पार्ट रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपने सेम मेथड से सोल्व लिख लेना है। फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को z के बराबर कंसीडर कर लेना है। मैंने ये पहले ही से लिख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो कि आपने सब पार्ट के साथ करना है कि आपने लेफ़्ट और राइट दोनों पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। और कॉन्जुगेट को हम इस बार से ज़ाहिर करते हैं। z के ऊपर कॉन्जुगेट ले लेंगे और -7 के ऊपर भी एज इट इज़ कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। तो रियल पार्ट 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट जो कि -7 है, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये +7 हो जाएगा और शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो पार्ट 2 का भी कॉन्जुगेट ले लिया गया है जो कि है 0 और 7। ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम पहले बहुत तफसील से बात कर चुके हैं, तो आपको ये सारी फॉर्म भी अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। तो अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 -1 एंड 0। पहला स्टेप, इस क्वेश्चन को z के बराबर फ़र्ज कर लेंगे। तो लिखेंगे कि लेट z इज़ इक्वल टू -1 एंड 0। सेकेंड स्टेप, लेफ़्ट और राइट दोनों पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। और कॉन्जुगेट को हम इस बार से ज़ाहिर करते हैं। ये बार हम लेफ़्ट साइड z पर भी लगा देंगे और राइट साइड -1 0 पर भी लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट है, आपने ये समझना है कि जैसे ये एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है और इसके अंदर -1 एक रियल नंबर है और 0 एक इमेजिनरी नंबर है। तो कॉन्जुगेट के हिसाब से इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होना चाहिए। तो 0 जो कि प्लस के अंदर है, इसको माइनस के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है। तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे प्लस का साइन मौजूद है। लेकिन बच्चों एक चीज़ आप याद रखें कि 0 कभी भी नेगेटिव नहीं लिखा जा सकता। 0 हमेशा पॉजिटिव आता है। दुनिया का हर नंबर आप माइनस के अंदर भी लिख सकते हैं, प्लस के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 आप कभी भी नेगेटिव में नहीं लिख सकते। 0 को हमेशा प्लस की सूरत में लिखा जाता है। तो इसलिए इस 0 का कॉन्जुगेट लेना पॉसिबल ही नहीं है। हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे, यानी -1 0, क्योंकि 0 को नेगेटिव नहीं लिखा जा सकता। और ये आपका परफेक्ट आंसर है। बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। जो चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है वो ये कि 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता। 0 हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आप 0 का कॉन्जुगेट लेंगे भी तब भी वो 0 नेगेटिव नहीं होगा। कोई और नंबर होगा तो उसका साइन ज़रूर चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट का, लेकिन 0 का साइन चेंज नहीं हो सकता। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी क्लियर करता चलूँ कि हो सकता है कि कई बच्चों के जहन में ये चीज़ आ रही हो कि पार्ट 1 के अंदर तो हमने बात की थी कि अगर कोई पार्ट 0 हो जाए तो वो हम नहीं लिखते। तो पार्ट 2 के अंदर जब रियल नंबर 0 था तो हमने तब भी उसको मेंशन किया हुआ था। और पार्ट 3 के अंदर ये इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हमने तब भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर्स को दो तरह से ज़ाहिर किया जा सकता है, एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म और एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर पहला नंबर रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी, और इसके अंदर अगर कोई पार्ट 0 हो जाए तो वो हम लिखते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हो जैसे a + आयोटा b, इसके अंदर अगर कोई पार्ट 0 के बराबर हो जाए, जिस तरह ये रियल नंबर फॉर एग्जांपल 0 के बराबर हो चुका है, तो फिर हम यहाँ पे इस रियल पार्ट को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे। तो मुख्तसर ये कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर अगर कोई पार्ट 0 हो तो वो भी लिखा जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर कोई पार्ट 0 हो जाए, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो, तो उसको नहीं लिखा जाता। तो एक स्टूडेंट ने सवाल किया था तो मैंने ज़रूरी समझा कि ये जवाब आप सब तक पहुँचा दूँ, ताकि अगर आपके जहन में भी ऐसी कन्फ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। अब पार्ट 4 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 1 - आयोटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आयोटा का साइन मौजूद है और आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 मौजूद है और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। पहला स्टेप, इस क्वेश्चंस को z के बराबर कंसिडर कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू 1 - आयोटा। सेकेंड स्टेप, जो सब पार्ट्स के साथ करते आ रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि आपने दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर देना है। तो z पर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं और राइट साइड पर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं, जो कि है 1 - आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट
माइनस आयोटा है, तो इसको हम साइन चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा प्लस आयोटा के अंदर। तो ये परफेक्ट आंसर है, बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। अब पार्ट 5 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5, -3/4 प्लस इंटू -4/5 आयोटा। यहाँ पर ए के बाद और बी से पहले दो साइन मौजूद है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि आयोटा का साइन मौजूद है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ए के बाद और बी से पहले सिर्फ एक साइन मौजूद होता है। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पर दो साइन मौजूद हैं तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके बाद हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप -3/4 एज इट इज़ ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ बार प्लस है, कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पर ये प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस के अंदर चेंज हो जाता है और 4/5 आयोटा लिख देंगे। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो चुका है जो कि है -3/4 -4/5 आयोटा। हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अब बिल्कुल प्रीवियस पार्ट्स की तरह इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको z के बराबर कंसीडर कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू -3/4 -4/5 आयोटा। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट को हम इस बार से ज़ाहिर करते हैं। z के ऊपर भी कॉन्जुगेट लगा दिया और राइट साइड पर -3/4 -4/5 आयोटा पर भी कॉन्जुगेट लगा दिया। आयोटा -4/5 के साथ मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये एक इमेजिनरी पार्ट है और कॉन्जुगेट के अंदर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये -4/5 प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। और ये भी परफेक्ट आंसर है, बुक के अंदर ये आंसर मौजूद है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये करना पड़ा कि आपने यहाँ पे इसको एक दफ़ा सिंप्लीफाई किया क्योंकि यहाँ पर बी से पहले दो साइन मौजूद थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6, 3 आयोटा प्लस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि आयोटा का साइन मौजूद है। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा हुआ है और रियल पार्ट बाद में लिखा हुआ है। तो पहले हम इसकी तरतीब सही कर लेते हैं, यानी कि रियल नंबर पहले लिख लेते हैं और इमेजिनरी नंबर बाद में लिख लेते हैं। तो रियल नंबर यहाँ पे 1 है क्योंकि 1 के साथ आयोटा का साइन मौजूद नहीं। +1, यहाँ पे +1 शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये 3 आयोटा प्लस का साइन मौजूद है, तो हम जब इसको दूसरे नंबर पर लिखेंगे यानी पहले नंबर के बाद लिखेंगे तो फिर प्लस का साइन लगाया जाता है। तो 1 + 3 आयोटा। अब इसकी तरतीब सही हो चुकी है, तो अब हम इसको z के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। तो लिखेंगे कि लेट z इज़ इक्वल टू 1 + 3 आयोटा। सेकंड स्टेप, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट ले लेंगे लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी 1 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब ये कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है +3 आयोटा और कॉन्जुगेट के बाद ये बन जाएगा माइनस का 3 आयोटा। तो ये आंसर आ चुका है 1 - 3 आयोटा, यानी कि ये 1 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट है और बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट सोल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई दैट z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट है। ये z के ऊपर दो बार, ये पहली बार और ये दूसरी बार ये बता रही है कि आपने इस z कम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट लेना है तो ये वापस z के बराबर आ जाए। यानी कि बच्चों इस सवाल का मतलब ये है कि एक नंबर कि जिसको हम z के बराबर कंसीडर कर लेंगे और इस z का अगर हम दो दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो ये वापस इस असली हालत में आ जाए। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 3 से 4 स्टेप्स हैं। आपने इन स्टेप्स को समझना है और इनको आप फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। पहला स्टेप बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह कि आपने इस वैल्यू को z के बराबर कंसीडर कर लेना है। तो हम इसको z के बराबर कंसीडर कर लेते हैं जो कि है 4/7 ब्रैकेट के अंदर मौजूद है प्लस 9/10 ब्रैकेट में और बार आयोटा मौजूद है। सेकंड स्टेप, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट को हम इस बार से ज़ाहिर करते हैं और ये बार हम लेफ़्ट साइड पर भी लगा देंगे और राइट साइड पर भी लगा देंगे।
और कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 9/10 है, क्योंकि इसके साथ आयोटा का साइन मौजूद है। तो हम जब साइन चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/7, जो कि रियल पार्ट है, इसका साइन चेंज नहीं होता। लेकिन 9/10 इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, जो कि पहले प्लस के अंदर था, अब माइनस के अंदर आ चुका है। तो ये पहला कॉन्जुगेट हमने ले लिया है, लेकिन यहाँ पर हमें डबल कॉन्जुगेट लेना है। तो डबल कॉन्जुगेट लेने के लिए आपने लिखना है कि अगेन अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं बाकी पार्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी के अंदर इसको एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे करके लिखेंगे। तो सेकंड कॉन्जुगेट लेने के लिए हमें एक और सेंटेंस लिखना पड़ेगा, अगेन अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। इस जेड के ऊपर पहले ही से कॉन्जुगेट का साइन मौजूद है, तो हम जब दूसरा कॉन्जुगेट लेंगे तो दूसरी बार जो कि इस बार से बड़ी लगा देंगे। इसी तरह सेम स्टेप राइट साइड पर भी इसका कॉन्जुगेट लिया जा चुका है, तो इसलिए यहाँ पे बार का साइन मौजूद नहीं है। लेकिन आप जब दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके ऊपर बार का साइन लगा देंगे। तो हमने इसकी राइट साइड पर भी बार का साइन लगा दिया है। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट -9/10 है, क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद है। रियल नंबर एज इट इज़ लिख लेंगे 4/7, और ये -9/10 कॉन्जुगेट के बाद +9/10 के अंदर चेंज हो जाएगा। और बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने जब इस z का 2 बार कॉन्जुगेट लिया, ये पहली बार और ये दूसरी बार, तो ये वापस अपनी असली हालत, सवाल की हालत में 4/7 + 9/10 में आ चुका है। तो ये तरीका है किसी भी पार्ट्स का डबल कॉन्जुगेट लेने का। सारे पार्ट्स इसी तरह सोल्व होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के दीगर पार्ट्स को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल पार्ट नंबर 1 ही की तरह, -9/10 + 10/9 आयोटा। पहला स्टेप, इस पार्ट को z के बराबर कंसीडर कर लेंगे। लेट z = -9/10 + 10/9 आयोटा। मैंने ये स्टेप पहले से लिख दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट को इस बार से ज़ाहिर किया जाता है, -9/10 ये राइट साइड है, + 10/9 आयोटा। आयोटा का साइन मौजूद है, जिससे पता चल रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट -9/10 एज इट इज़ लिख देंगे। इमेजिनरी पार्ट जो कि +10/9 है, कॉन्जुगेट के बाद ये चेंज हो जाएगा -10/9 आयोटा में। ये पहला कॉन्जुगेट हमने ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप, अगेन अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। 2 बार कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि आप 2 बार कॉन्जुगेट लें। सेकंड टाइम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो इस कम्प्लेक्स नंबर z के ऊपर पहले से कॉन्जुगेट मौजूद है, तो एक और बार लगा देंगे। ये सेकंड कॉन्जुगेट को ज़ाहिर कर रही है। -9/10 और -10/9 आयोटा। राइट साइड पर भी कॉन्जुगेट लगा देंगे। कॉन्जुगेट के अंदर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। -9/10 रियल नंबर, इस पर कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं होता, और ये माइनस कॉन्जुगेट के बाद प्लस में चेंज हो चुका है, +10/9 आयोटा। और आप देख सकते हैं कि इस z का हमने जब 2 बार कॉन्जुगेट लिया तो ये वापस इसी हालत में आ चुका है। तो ये पार्ट भी वेरीफाई हो चुका है। अब पार्ट 3 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1/2 - 3 आयोटा। बिल्कुल पहले पार्ट्स की तरह ही सोल्व होगा। पहला स्टेप, इस क्वेश्चन को z के बराबर कंसीडर कर लेंगे। लेट z = 1/2 - 3 आयोटा। सेकंड स्टेप, लेफ्ट और राइट साइड पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। तो z के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, राइट साइड 1/2 - 3 आयोटा पर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। और कॉन्जुगेट के अंदर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो 1/2 रियल पार्ट एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन -3 आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर। तो ये पहला कॉन्जुगेट आपने ले लिया है। सेकंड स्टेप, अगेन अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। कम्प्लेक्स नंबर्स का सेकंड टाइम कॉन्जुगेट लेना है, तो पहली बार मौजूद है, दूसरी बार इससे थोड़ी सी बड़ी करके लगा देंगे। इस तरह राइट साइड 1/2 + 3 आयोटा पर भी कॉन्जुगेट लगा देंगे। लास्ट स्टेप, z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट, 1/2 रियल पार्ट, साइन चेंज नहीं होता, +3 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, +3 आयोटा चेंज हो जाएगा -3 आयोटा में। तो पार्ट नंबर 3 भी वेरीफाई हो चुका है। अब मज़ीद पार्ट्स को सोल्व करते हैं।
पार्ट नंबर 4 2 + 3 आयोटा, एक बहुत ही आसान क्वेश्चंस। अब तो माशाल्लाह से आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, तो आप इस वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपने इन सारे पार्ट्स को सही तरह से सोल्व किया है। बाद में आप रीचेक करने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं और किसी परेशानी की सूरत में, कोई चीज़ समझ आने की सूरत में आप हमसे पूछ भी सकते हैं। पहला स्टेप z के बराबर कंसीडर कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। सेकंड स्टेप अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे दोनों साइड पर, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। 2 + 3 आयोटा ये राइट साइड है। इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा है क्योंकि यहाँ पर आयोटा का साइन मौजूद है और कॉन्जुगेट के अंदर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो +3 आयोटा चेंज हो जाएगा -3 आयोटा में। ये हमने पहला कॉन्जुगेट ले लिया। क्वेश्चंस के मुताबिक 2 बार कॉन्जुगेट लेना है, दोबारा लिखेंगे अगेन अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। दोबारा कॉन्जुगेट ले लेंगे, पहला कॉन्जुगेट छोटी बार और दूसरा कॉन्जुगेट थोड़ी सी बड़ी बार लगा देंगे। राइट साइड है 2 - 3 आयोटा। अब हम जब दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम इसके ऊपर एक बार लगाएंगे, तो यहाँ पर -3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है और कॉन्जुगेट के बाद इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा +3 आयोटा। ये पार्ट भी वेरीफाई हो चुका है। z 2 बार कॉन्जुगेट लेने के बाद z की हालत में यानी 2 + 3 आयोटा की पोजीशन में आ चुका है और ये पार्ट भी वेरीफाई हो गया है। अब मज़ीद पार्ट्स को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 -2 - 3 × -10/9। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले इस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो पहले स्टेप के अंदर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ पर -3 इस फ्रैक्शन -10/9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को 9 के साथ कैंसल आउट कर लेंगे क्योंकि 3 का टेबल 9 पे जा सकता है। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर आपस में कैंसल आउट नहीं हो सकते। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ 1 × 10 और 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 = 3। नोमिनेटर के अंदर अगर 1 आ जाए तो वो लिखा जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती और साथ में आयोटा आयोटा एज इट इज़ लगा देंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a + आयोटा b की फॉर्म में आ चुका है। अब पिछले पार्ट्स की तरह पहले इसको z के बराबर कंसीडर कर लेंगे, तो लिखेंगे कि लेट z इज़ इक्वल टू -2 + 10/3 आयोटा। अब इसके बाद अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे, तो एक सेंटेंस लिखेंगे अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। z पर भी कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट को इस बार से ज़ाहिर करते हैं, राइट साइड पर -2 + 10/3 आयोटा। राइट साइड पर भी कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बार का निशान भी हम लगा देंगे। पहला कॉन्जुगेट -2, ये 10/3 माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट के अंदर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो ये पहला कॉन्जुगेट ले लिया है। सवाल के मुताबिक हमें 2 कॉन्जुगेट लेने हैं, तो दूसरा कॉन्जुगेट लेने के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। z के ऊपर पहले से कॉन्जुगेट मौजूद है, छोटी बार दूसरी बार डबल कॉन्जुगेट लगाने के लिए इस बार से एक बड़ी बार लगा देंगे और कॉन्जुगेट इस नंबर का लेना है, तो -2 - 10/3 आयोटा ये साइड लिखेंगे और इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे। इमेजिनरी पार्ट -10/3 है क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद है और कॉन्जुगेट लेने के बाद इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो ये -10/3 + 10/3 के अंदर चेंज हो जाएगा और डबल कॉन्जुगेट लेने के बाद ये z इस z के बराबर आ चुका है। अब कई बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि पहले हम जब z का डबल कॉन्जुगेट लेते थे तो वो तो क्वेश्चन के बराबर आ जाता था, लेकिन यहाँ पर z का डबल कॉन्जुगेट क्वेश्चन के बराबर नहीं आ रहा। तो बच्चों ये इस वजह से है कि हमने इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई किया है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं था। हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो फिर इसकी एक सादा सी सिंपल वैल्यू आ गई, उसको हमने z के बराबर कंसीडर किया और ये जो डबल कॉन्जुगेट है आप देख सकते हैं कि ये वापस इस z के बराबर आ चुका है। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि z का डबल कॉन्जुगेट z के बराबर आ जाना चाहिए, तो ये z का डबल कॉन्जुगेट इस z की वैल्यू के बराबर आ चुका है। तो ये पार्ट 5 भी वेरीफाई हो चुका है और जब भी आप वेरीफाई करेंगे तो आपने यहाँ पे 2 सेंटेंस मज़ीद लिखने हैं। पहला ये
कि z का डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, यानी कि z का डबल कॉन्जुगेट इक्वल है z के, जैसा कि सवाल के अंदर कहा जा रहा है। और नीचे आपने लिख देना है कि हेंस वेरीफाइड, क्योंकि उन्होंने वेरीफाइड करने का बोला है। और बच्चों ये दो सेंटेंस, ये वाला और ये वाला, ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 के पिछले 4 पार्ट्स के साथ भी लिखने हैं। जो पिछले क्वेश्चन 1 के मैंने 4 पार्ट्स कराए हैं उसके अंदर ये 2 स्टेप मैं नहीं बता सका था, जहन से निकल गए थे, अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया है। तो आपने ये 2 स्टेप पिछले 4 पार्ट के साथ भी करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वेरीफाई का है। और जब भी आप वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर आपको ये सेंटेंस लिखना पड़ता है कि z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, और नीचे आपने ये भी लिख देना है हेंस वेरीफाइड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्ट 5 समझ आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6, 4x प्लस 3 आयोटा पहले ही से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेप, इस क्वेश्चन को z के बराबर कंसीडर कर लेंगे। ये स्टेप मैंने पहले से लिख दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। सेकंड स्टेप, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लेफ़्ट पर भी और राइट पर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। राइट साइड है 4x प्लस 3 आयोटा y, कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा y है, क्योंकि इसके साथ आयोटा का साइन मौजूद है। रियल पार्ट एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट का रियल पार्ट पर कोई असर नहीं होता। लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो कि पहले प्लस के अंदर था, कॉन्जुगेट लगने के बाद अब ये माइनस के अंदर चेंज हो चुका है, तो ये पहला कॉन्जुगेट ले लिया गया है। सवाल के मुताबिक हमें z का 2 बार कॉन्जुगेट लेना है ताकि ये z के बराबर आ जाए। तो दोबारा कॉन्जुगेट के लिए एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, अगेन अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। दोबारा से कॉन्जुगेट ले लेंगे। इस z के ऊपर एक कॉन्जुगेट ले लिया है तो पहली बार मौजूद है, दूसरी बार इससे बड़ी लगा देंगे। राइट साइड है 4x माइनस 3 आयोटा y, कॉन्जुगेट को इस बार से ज़ाहिर करते हैं, बार का निशान हमने लगा दिया है। लास्ट स्टेप, लेफ़्ट साइड z डबल कॉन्जुगेट और राइट साइड इमेजिनरी पार्ट है माइनस 3 आयोटा y, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, रियल पार्ट एज इट इज़ लिखेंगे। इमेजिनरी पार्ट जो माइनस के अंदर था, कॉन्जुगेट के बाद ये प्लस के अंदर चेंज हो चुका है। और ये पार्ट भी वेरीफाई हो चुका है कि जब हमने z का 2 बार कॉन्जुगेट लिया तो इसकी वैल्यू ये z के बराबर आ चुकी है। तो यहाँ पर आपने ये स्टेप लाजमी लिखना है कि z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, क्योंकि सवाल के अंदर ये रिक्वायर्ड था। और नीचे आपने लिख देना है हेंस वेरीफाइड। पिछले पार्ट 5 के अंदर तो मैंने ये सेंटेंस लिखवाए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के जो पहले 4 पार्ट्स हैं उनमें ये 2 स्टेप नहीं लिखवा सका था, तो आप उन 4 पार्ट्स के साथ ये स्टेप भी लाजमी ऐड कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने तमाम 6 पार्ट्स को वेरीफाई किया है। अब एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझना है और इसकी खूब प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चंस लेफ़्ट और राइट साइड पर मुश्तमिल है। लेफ़्ट साइड के अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स वेरिएबल की फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, यानी x रियल नंबर और y इमेजिनरी नंबर, क्योंकि y के साथ आयोटा मौजूद है। इसी तरह राइट साइड पर कम्प्लेक्स नंबर्स कांस्टेंट यानी कि नंबर की सूरत में मौजूद हैं। यहाँ पर -5 रियल नंबर और +5 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर। तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले आपने क्वेश्चन एक दफ़ा उतार लेना है, और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर यानी पहली एक्सप्रेशन और दूसरी एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन हो तो फिर शुरू में आप इक्वल का साइन नहीं लगाते, बल्कि ये साइन इम्प्लाइज़, इसे इम्प्लाइज़ का साइन कहते हैं, ये लगाते हैं। तो आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को उतार लेना है, जो कि है x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू -5 प्लस आयोटा। अब सेकंड स्टेप के अंदर आपने रियल पार्ट को एक साथ लिख लेना है कि जिस तरह लेफ़्ट साइड पर रियल पार्ट x है और राइट साइड पर रियल पार्ट -5 है, तो इसको आपने एक साथ लिख देना है। और फिर आपने एंड लिखना है, और इसके बाद लेफ़्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट जो कि है y और राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट जो कि है +5, इसको आपने लिख लेना है। और यहाँ पर ये याद रखें कि आपने आयोटा का साइन नहीं लगाना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के आपने जो नंबर्स हैं वो लिखने हैं। जैसे यहाँ पर y है और यहाँ पर 5 है, तो इसको हम लिख देंगे और मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
क्योंकि x की वैल्यू भी यहाँ पर आ चुकी है जो कि है -5 और y की वैल्यू भी आ चुकी है जो कि है +5। शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती और आपने आंसर इस फॉर्म के अंदर लिखना है कि s इज़ इक्वल टू -5, फिर आप कॉमा लगा देंगे और y इज़ इक्वल टू 5 और ये आपका परफेक्ट आंसर है। बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। पहला पार्ट सोल्व हो चुका है, अब हम बाकी पार्ट्स को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2, x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। तकरीबन ये भी पार्ट 1 से मिलता जुलता सवाल है। एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को उतार लेना है। चूँकि यहाँ पर इक्वल का साइन मौजूद है तो शुरू में इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे बल्कि इम्प्लाइज टू का साइन लगा देंगे। सेकंड स्टेप बिल्कुल पार्ट 1 की तरह करेंगे। रियल पार्ट को जो लेफ़्ट साइड पर है और राइट साइड पर जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख देंगे। तो लेफ़्ट साइड पर रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर और राइट साइड पर रियल पार्ट है 16/9, इनको एक साथ लिख देंगे। इसके बाद हम एंड लिखेंगे और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट, लेफ़्ट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है वाई स्क्वायर क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद है और जिस नंबर के साथ आयोटा मौजूद होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। राइट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है 9/25। आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने का कहा है, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें रूट लेना पड़ेगा। और मैथ के एक रूल है कि जब आप लेफ़्ट साइड पे रूट लेते हैं या कोई भी एक्शन करते हैं तो वही सेम प्रोसेस आपको राइट साइड पर भी करना होता है। तो हमें रूट लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पर लेना होगा क्योंकि रूट ही के ज़रिए हम स्क्वायर को ख़त्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें फिर हम वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स इम्प्लाइज टू का साइन एज इट इज़ लगा देंगे। एक्स स्क्वायर रूट यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे और राइट साइड 16/9 पर भी रूट अप्लाई कर देंगे। ये स्क्वायर इस रूट से कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा और 16 का रूट 4 होता है और 9 का रूट 3 होता है। लेकिन जब भी हम रूट को ख़त्म करते हैं तो प्लस और माइनस ये दोनों साइन साथ में लगाए जाते हैं। प्लस और माइनस हम इस वजह से लगाते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि 16 का रूट 4 होता है। अब अगर हम +4 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 16 आएगा और अगर -4 को -4 से मल्टीप्लाई करें तब भी 16 ही आएगा। तो इसलिए हमें नहीं मालूम कि ये 16 किसका रूट है, +4 का रूट है या फिर -4 का रूट है, क्योंकि प्लस को प्लस से करें या माइनस को माइनस से करें तो प्लस ही आता है। 4 4 16, चाहे वो प्लस का हो या चाहे वो माइनस का हो। तो इसलिए जब भी रूट को हटाया जाता है तो प्लस और माइनस दोनों साइन लगाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों साइन भी लगा दिए, प्लस और माइनस। अब y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आप यहाँ पे एक सेपरेशन लाइन लगा दें कि जिसके एक तरफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरी तरफ y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर भी y स्क्वायर है लेकिन हमें y की वैल्यू मालूम करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट लेना पड़ेगा। और रूल ये है कि रूट आप फिर दोनों साइड पर लेंगे, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। वाई स्क्वायर पर भी रूट लगा देंगे और 9/25 पर भी रूट लगा देंगे। रूट स्क्वायर से कट जाएगा, सिर्फ वाई बचेगा और 9 का रूट 3 होता है और 25 का रूट 5 होता है। और जब रूट हटाते हैं तो प्लस और माइनस ये दोनों साइन लिखते हैं। तो x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आंसर लिख लेते हैं। आंसर लिखने का तरीका यह है कि आपने x लिखना है और फिर पहले x की वैल्यू लिखेंगे जो कि है +/4/3, फिर आपने कॉमा लगा देना है और फिर y की वैल्यू लिख देना है जो कि है +/3/5। ये परफेक्ट आंसर है, बुक के अंदर ये आंसर मौजूद है। तो पार्ट 2 सोल्व हो चुका है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब पार्ट 3 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3, एक दफ़ा क्वेश्चन को उतार लेना है और यहाँ पर भी इक्वल का साइन मौजूद है तो शुरू में इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे बल्कि इम्प्लाइज टू का साइन लगाएंगे। प्रीवियस पार्ट की तरह रियल नंबर्स को रियल नंबर के साथ लिख लेते हैं। लेफ़्ट साइड पर रियल नंबर वाई स्क्वायर है और राइट साइड पर रियल नंबर 121 है। रियल नंबर को इस तरह पहचानते हैं कि इनके साथ आयोटा का साइन मौजूद नहीं होता। फिर एंड लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख देंगे। लेफ़्ट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है x/3
और राइट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है -9/5। इमेजिनरी पार्ट को इस तरह पहचाना जाता है कि इसके साथ आयोटा मौजूद होता है। यहाँ पर वाई स्क्वायर है, लेकिन हमें वाई की वैल्यू मालूम करना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लेना पड़ेगा और फिर वही सेम तरीका के रूट लेफ्ट साइड पर लेंगे तो रूट को राइट साइड पर भी लेना पड़ेगा। पहले वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वाई का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लेना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। इम्प्लाइज 2 का साइन एज इट इज़ लगा देंगे, वाई स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे और राइट साइड पर 121 पर भी रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ वाई बचेगा। 121 का रूट 11 है और जब भी रूट को हटाया जाता है तो प्लस माइनस दोनों आते हैं। रूट इस तरह निकाला जाता है कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही रियल नंबर आ जाए। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आता है। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, जो कि है +-11। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप एक सेपरेशन लाइन लगा देंगे, लेफ्ट साइड पे y की वैल्यू और राइट साइड पे x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए इस x को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उसको हम सेपरेट अलग कर देते हैं। तो 3 जो कि लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, इसको हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे और 3 यहाँ पर x के साथ डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर डिवाइड की फॉर्म में होता है, यानी कि डिवाइड कर रहा होता है और नोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो 3 चूँकि यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो ये डिवाइड कर रहा है x के साथ और राइट साइड पर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा। पहले राइट साइड की वैल्यू जो कि है 9/5 इनको लिख लेते हैं और 3 जो यहाँ डिवाइड कर रहा है राइट साइड पर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी इसको नोमिनेटर में लिखेंगे। और चूँकि नोमिनेटर के अंदर पहले ही से एक वैल्यू मौजूद है, तो अगर 2 वैल्यू हो जाएं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। नोमिनेटर डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 3 27/5। तो x की वैल्यू भी आ चुकी है, जो कि है -27/5। अब आंसर में x और y दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकली x पहले आता है, तो इसलिए x की वैल्यू पहले लिखेंगे, जो कि है -27/5। अब y की वैल्यू पहले लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि अल्फ़ाबेटिकली x पहले है तो पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर y की वैल्यू, फिर कॉमा लगा देंगे और अब y की वैल्यू लिख देंगे, जो कि है +-11। ये भी परफेक्ट आंसर है, बुक के अंदर ये आंसर मौजूद है। अभी क्वेश्चन 5 के लास्ट पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर रूट्स की भरमार है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पार्ट को भी बहुत आसानी के साथ सोल्व कर लेंगे। एक दफ़ा आपने क्वेश्चंस को उतार लेना है। इक्वल का साइन यहाँ पर भी सेंटर में मौजूद है, तो शुरू में फिर इक्वल का साइन नहीं आएगा, बल्कि हम इम्प्लाइज 2 का साइन लगा देंगे। पिछले पार्ट की तरह रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड पर रियल पार्ट √5/3x ये लिख लेंगे और राइट साइड पर रियल पार्ट 6 × √3/√2 ये रियल पार्ट को लिख लिया है। रियल पार्ट की पहचान ऐसे होती है कि इसके साथ आयोटा का साइन मौजूद नहीं होता। फिर हम एंड लिखेंगे और अब इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेंगे। लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है -3/√2y और राइट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है 2 × √2/9। लेफ्ट और राइट साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दिया है। अब पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसके बाद फिर हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस x को यहाँ पर अलग सेपरेट करना पड़ेगा और x के साथ एक फ्रैक्शन मौजूद है। और हम पहले बात कर चुके हैं कि एक फ्रैक्शन के अंदर नोमिनेटर मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है और डिनोमिनेटर डिवाइड की फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पर एक एक करके इन वैल्यूज़ को राइट साइड पर लेकर जाते हैं। पहले ये 3 जो कि लेफ़्ट साइड पर डिवाइड की फॉर्म में है, ये राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। √5x एज इट इज़ लिख लेंगे, इज़ इक्वल टू राइट साइड की वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं, जो कि है 6 √3 और डिनोमिनेटर में √2 और ये 3 जो कि लेफ़्ट साइड पर डिवाइड कर रहा था, राइट साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई नोमिनेटर में लिखा जाता है।
तो ये 3 नोमिनेटर में जाएगा, तो नोमिनेटर में पहले से एक वैल्यू मौजूद है और जब दो वैल्यू हो जाएं तो वो आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाती हैं। अब इसी तरह अंडर रूट 5 को भी राइट साइड पर लेकर जाना है। अंडर रूट 5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। नोमिनेटर की वैल्यू अंडर रूट 3 एज इट इज़ लिख लेते हैं इनटू 3, और डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट 2 मौजूद है, और अंडर रूट 5 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये दो वैल्यू हो चुकी हैं, तो दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ रूट के बगैर हैं, जैसे ये 6 और 3, और बाकी ये तीन वैल्यूज़ अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 ये रूट के अंदर मौजूद हैं। तो पहले जो रूट के बगैर हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। ये 6 और ये 3 रूट के बगैर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 हो जाएगा। और ये अंडर रूट 3 नोमिनेटर में एज इट इज़ लिख लेंगे। अंडर रूट 3 18 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 ये दोनों रूट के अंदर हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों रूट के अंदर मौजूद हैं। लास्ट स्टेप, x इज इक्वल टू 18 रूट के बगैर, और नोमिनेटर के अंदर 3 रूट के अंदर है और डिनोमिनेटर में ये 10 रूट के अंदर है। तो फिर रूल ये है कि आप रूट एक दफ़ा लगाएंगे और ये दोनों वैल्यूज़ जो कि पहले ही से अलग अलग रूट के अंदर मौजूद थी उनको एक इसी रूट के अंदर लिख देंगे। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, जो कि है 18 अंडर रूट 3/10। लेकिन आपकी बुक के अंदर ये आंसर मौजूद नहीं है। बुक के अंदर जो आंसर लिखा हुआ है वो 9 अंडर रूट 30/5। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने इसको किस तरह से सोल्व किया है, तो बुक वाला आंसर रॉन्ग है। 2025 एडिशन की ये बुक है जो मेरे पास मौजूद है। आप अपनी एडिशन की बुक में चेक कर सकते हैं और आप इस आंसर्स को इस आंसर से जो हमने किया है इसे रिप्लेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपर मेथड है और ये आंसर करेक्ट आंसर है जो कि हम लोगों ने सोल्व किया है। अब राइट साइड पर y की वैल्यू निकालते हैं। y के साथ भी एक फ्रैक्शन मौजूद है जो कि है -3/√2। y की वैल्यू निकालने के लिए x की तरह y को भी सेपरेट करना पड़ेगा। y के साथ फ्रैक्शन -3/√2 मौजूद है और नोमिनेटर मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है और डिनोमिनेटर डिवाइड की फॉर्म में होता है। तो अभी हम एक ही स्टेप के अंदर इन वैल्यूज़ को राइट साइड पर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर हम y लिख देते हैं और राइट साइड की वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं, जो कि है 2/√2 और डिनोमिनेटर में 9। ये वैल्यू राइट साइड पर पहले ही से मौजूद हैं। इन वैल्यूज़ को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो माइनस है ये फ्रैक्शन के बिल्कुल दरमियान में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो नोमिनेटर पॉजिटिव है या फिर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये दोनों नेगेटिव होते, माइनस में होते, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन माइनस ए और माइनस बी, अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन जो है वो फिर पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये फ्रैक्शन चूँकि नेगेटिव के अंदर है और माइनस का साइन नेगेटिव का साइन सेंटर में मौजूद है, तो या तो फिर ये नोमिनेटर नेगेटिव है या फिर ये डिनोमिनेटर नेगेटिव है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमें ये नहीं मालूम कि ये नोमिनेटर नेगेटिव है या डिनोमिनेटर नेगेटिव है, क्योंकि ये माइनस का साइन दरमियान में है, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर के साथ नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि इनमें से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो हम इस 3 को माइनस कंसीडर कर लेते हैं और इस √2 को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो -3 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, क्योंकि ये नोमिनेटर के तौर पर मौजूद है, तो राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, यानी इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में एक वैल्यू पहले ही से मौजूद है, तो जब दूसरी वैल्यू लिखेंगे तो फिर ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब कई बच्चों के जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ये -3 राइट साइड पर जाकर +3 क्यों नहीं बना। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रोसेस यानी कि जो ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को ऑपरेशंस कहा जाता है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का हो रहा है। तो -3 जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यही -3 राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा। अगर तो ये 3 यहाँ पर माइनस कर रहा होता तो फिर ये राइट साइड पर जाकर प्लस करता, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये -3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इसलिए पूरा -3 राइट साइड पर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। और √2 जो कि डिवाइड की फॉर्म में है, ये राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, यानी इसको हम
नोमिनेटर में लिख देंगे और नोमिनेटर के अंदर भी एक वैल्यू पहले ही से राइट साइड पर मौजूद है, तो फिर ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगी। अब यहाँ पर नोमिनेटर के अंदर ये दो वैल्यूज़ रूट के अंदर हैं और ये 2 रूट के बगैर है, तो जो रूट के अंदर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका रूल ये है कि आप रूट एक दफ़ा लिखें और 2 2 ज़ा 4, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। रूट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, लेकिन रूट की वैल्यू रूट के बगैर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। डिनोमिनेटर के अंदर दो वैल्यूज़ रूट के बगैर हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 9 3 ज़ा 27 और ये 9 प्लस का और 3 माइनस का, तो ये -27 आ जाएगा। नोमिनेटर के अंदर अंडर रूट 4 2 का रूट है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और डिनोमिनेटर के अंदर 27। लास्ट स्टेप, नोमिनेटर 2 2 ज़ा 4 और डिनोमिनेटर -27। y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, जो कि है 4/-27। बुक के अंदर भी वैल्यूज़ यही है, बस माइनस का साइन उन्होंने 4 के साथ लगाया हुआ है, लेकिन माइनस का साइन 27 के साथ आएगा, तो इसको भी आप करेक्शन कर लें। वैसे फ़र्क इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन नेगेटिव के अंदर है, क्योंकि 4 प्लस का 27 माइनस का, तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि माइनस सेंटर में लगा दें और 4/27। तो y की वैल्यू का इशू नहीं। इस y की वैल्यू का आंसर तो बुक के अंदर तकरीबन ठीक ही है, लेकिन ये x की वैल्यू का आंसर बिल्कुल बुक के अंदर रॉन्ग लिखा हुआ है, तो आपने इस आंसर को भी सही कर लेना है। अब हम आंसर लिख लेते हैं। x की वैल्यू है 18 अंडर रूट 3/10, ये 3/10 रूट के अंदर ही आएगा, कॉमा लगा देंगे और y की वैल्यू है माइनस सेंटर में लिख दें 4/27। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ एक्सरसाइज 1.5 को भी मुकम्मल सोल्व कर लिया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस एक्सरसाइज के तमाम 5 क्वेश्चंस के हर पार्ट को मुकम्मल कॉन्सेप्ट के साथ समझा सकूं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, कोई स्टेप समझने में मुश्किल आ रही हो, तो आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का फ़ौरन जवाब दिया जाएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।